Hello friends, welcome in Nursing Knowledge channel. यह इसको एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है, हैमबर्गर ने। इस कारण इस क्लोराइड शिफ्ट को एक नाम दिया जाता है हैमबर्गर हैमबर्गर फिनोमेना। हैमबर्गर फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? हैमबर्गर फिनोमेना। आपको ये याद रखना है। जो H प्लस SO3 नेगेटिव हो जाता है, H प्लस और SO3 नेगेटिव हो जाता है, तो जो H प्लस आयन है वो ऐसे ही चलता है। H प्लस आयन बाइंड किसके हो जाता है? H प्लस आयन किससे बाइंड होगा? ये H प्लस है, वो H प्लस बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन से। किससे बाइंड हो गया? हीमोग्लोबिन से। लेकिन जो ये H हीमोग्लोबिन यानी हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन जब लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स में क्या मिल जाता है इसको? लंग्स में मिल जाता है इसको ऑक्सीजन। लंग्स में क्या मिल जाती है इसको? ऑक्सीजन। और लंग्स में ऑक्सीजन मिलते ही है ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। और जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड ये और H हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो उस कंडीशन में वापस से H प्लस आयन फ्री हो जाता है। जब H प्लस आयन फ्री हो जाता है तो उस कंडीशन में जो SCO3 है नेगेटिव वो वापस अंदर आ जाता है और यहाँ से क्लोराइड जो अंदर था वो क्लोराइड वापस बाहर आ जाता है। इस कंडीशन को आप बोल सकते हो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होकर ऐसे ही हीमोग्लोबिन जो आपका CO2 था, जो एसिड बढ़ा रहा था, उसको बाहर निकालने में हेल्प करी और बाइकार्बोनेट बना दिया। बाइकार्बोनेट बना के आपको उसको बाहर निकाल दिया। तो यह बाइकार्बोनेट बन गया। अब बाइकार्बोनेट बन गया, ये बाइकार्बोनेट अंदर गया। बाइकार्बोनेट वापस से H प्लस आयन से बाइंड होगा। बाइकार्बोनेट जब H प्लस आयन से बाइंड होगा तो वापस से क्या बना देगा? H2CO3। बाइकार्बोनेट वापस से H प्लस आयन से बाइंड होकर क्या बना देगा? H2CO3। और जब H2CO3 वापस क्या बना देगा? H2O प्लस CO2। और जब लंग्स में H2O प्लस CO2 बनता है तो लंग्स में H2O प्लस CO2 से CO2 लंग्स के थ्रू होते हुए आपके रेस्पिरेशन से बाहर निकल जाती है। तो जो लंग्स में जो आपने बॉडी में H2 और CO2 बढ़ रही थी उस CO2 को इस वे से होते हुए आपने वापस कहाँ निकाल दिया? लंग्स से होते हुए ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया। तो इस हीमोग्लोबिन वाले को आप दो बार देखना कि कैसे ह्यूमन बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O बाइंड हुआ, उसने कार्बोनिक एसिड बनाया। कार्बोनिक एसिड नहीं रह सकता तो उसने H प्लस SCO3 नेगेटिव बनाया। जब SCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट बाहर गया और क्लोराइड अंदर आ गया तो इसको क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना बोलते हैं। जब हाइड्रोजन आयन किससे बाइंड हो गया? हीमोग्लोबिन से। लेकिन जब वो लंग्स में पहुंचती है, ऐसे ही RBC लंग्स में पहुंचती है तो वहां पर उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाता है। और जब ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाता है तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है तो वापस से फ्री हो जाता है हाइड्रोजन आयन। और जब हाइड्रोजन आयन फ्री हो जाता है तो बाइकार्बोनेट अंदर चला जाता है उसको अकेला देखकर और क्लोराइड बाहर आ जाता है। तो इस कंडीशन को रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट या रिवर्स हैमबर्गर फिनोमेना बोलते हैं। और जब बाइकार्बोनेट अंदर चला गया, हाइड्रोजन अंदर है, तो वापस से सिचुएशन ये वाली बन जाती है। वापस देख लो, ये वाली सिचुएशन बन जाती है। जब ये वाली सिचुएशन बन जाती है तो वापस से बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। जब कार्बोनिक एसिड बन जाएगा तो वो H2O प्लस CO2 बना देगा। और H2O प्लस CO2 अगर लंग्स में बना है तो CO2 ह्यूमन बॉडी से बाहर चला जाएगा। जो अंदर आया था वो बाहर चला गया। और इसी के थ्रू आप हीमोग्लोबिन की हेल्प लेते हुए एसिड बेस का बैलेंस रेगुलेट कर लोगे। तो ये था आपका हीमोग्लोबिन वाला रेगुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी से आप इसको कम से कम 3 से 4 बार देखोगे तो ही समझ में आएगा। बाकी अगर आपने डायरेक्ट बुक्स खोल ली और एसिड बेस बैलेंस का या ABG के क्वेश्चन करने लग गए तो बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर आपने यहाँ से अच्छे से समझा तो मैं ABG देखना या ABG में कौन सा एसिड बेस इम्बेलेंस हो रहा है वो पढ़ना 1 मिनट में सिखा दूंगा। हीमोग्लोबिन के बाद नेक्स्ट आते हैं 3 केमिकल रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। केमिकल रेगुलेशन में हेल्प कौन करता है? बफर्स करते हैं। बफर में 3 पढ़ चुके हैं अपन। सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर, सेकेंड था फॉस्फेट बफर, थर्ड था हीमोग्लोबिन बफर और फोर्थ है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन भी कहाँ पर होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन भी कहाँ पर होते हैं? ब्लड में होते हैं। जो प्लाज्मा प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं किसमें? बफर में। प्लाज्मा प्रोटीन में भी जो इंपॉर्टेंट हेल्प करता है, प्लाज्मा प्रोटीन अलग अलग होते हैं। बहुत सारे के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। 3 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। इसके अलावा ट्रांसफेरिन भी होता है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। फर्दर वे में ब्रॉड में डिस्कस करेंगे। जब ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड का प्लाज्मा पढ़ेंगे तब आपको आराम से बताऊंगा। अभी आपको ये देखना है कि एल्ब्यूमिन
जो नेगेटिव आयन प्रोटीन होता है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होता है कि क्या होता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या होता है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होता है। इसी नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के कारण वो H+ आयन को रिसीव करके वहाँ की एसिडिटी बढ़ा सकता है या कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। तो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होता है। इसकी स्ट्रक्चर देखिए तो कैसा होता है ये होता है, देखो इसमें होता है RCH NH2, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। 12th में याद हो, केमिस्ट्री सेकेंड पढ़ी होगी आपने, कार्बनिक उसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कैसा होता है RCH NH2COO नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होता है। ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण अगर एसिडिटी बढ़ी है तो H+ आयन को रिसीव करके ये एसिडिटी कम कर सकता है, या H+ आयन को रिसीव ना करके एसिडिटी बढ़ा सकता है। तो ये होता है प्लाज्मा प्रोटीन बफर। तो 4 बफर्स अपन पढ़ चुके हैं। ये केमिकल रेगुलेशन भी अपना समाप्त होता है। केमिकल रेगुलेशन के बाद ह्यूमन बॉडी में एसिड बेस बैलेंस पढ़ रहे हैं अपन। एसिड बेस बैलेंस में ब्लड का पीएच कितना होता है और उतना ही क्यों रहता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प करता है केमिकल रेगुलेशन। और केमिकल रेगुलेशन में भी क्या, केमिकल रेगुलेशन में भी क्या, बफर्स। केमिकल रेगुलेशन के बाद सेकंड जो टॉपिक है अपना उस पर चलते हैं अपन। केमिकल रेगुलेशन के बाद वो होता है कौन सा, याद करो, लिखवाया था मैंने केमिकल रेगुलेशन। दूसरा था फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। कौन सा है, फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। फिजियोलॉजिकल जो रेगुलेशन होता है उस फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन में, अच्छा एक चीज़ और है, जो केमिकल रेगुलेशन है वो ह्यूमन बॉडी में रिएक्ट करता है। अगर आपका एसिड बेस बैलेंस हुआ है तो विद इन सेकेंड ये रिएक्ट करके आपकी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को सही कर देता है। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी की रिएक्शन होती है, कैसे H2 आता होगा, CO2 से बाइंड होता होगा, फिर बाइकार्बोनेट बनता होगा, फिर H+ आयन बाहर निकलता होगा, तो उसमें बहुत टाइम लगता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो केमिकल रेगुलेशन होता है, ये केमिकल रेगुलेशन आपकी बॉडी में रिएक्ट करता है विद इन सेकेंड्स, और विद इन सेकेंड्स रिएक्ट करके ये आपकी बॉडी का ब्लड के पीएच को 7.4 तक ले आता है या स्लाइटली एल्कलाइन तक लेके आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की। तो जो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन होता है वो कैसे होता है, जो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन होता है वो होता है ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन के थ्रू। किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू या रीनल फंक्शंस के थ्रू। इस तो जो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन होता है वो 2 टाइप से होता है ह्यूमन बॉडी में। एक होता है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, एक होता है रीनल रेगुलेशन। एक होता है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन और एक होता है रीनल रेगुलेशन। दोनों अलग अलग टाइप से होते हैं। एक रेगुलेशन में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प लेके ब्लड के पीएच को कम करने की कोशिश करोगे, और एक रेगुलेशन में आप किडनी या रीनल सिस्टम की हेल्प लेकर ब्लड का पीएच को कम या ज़्यादा करने की कोशिश करोगे, या बराबर लाने की, कम या ज़्यादा नहीं बोल सकते, ब्लड के पीएच को न्यूट्रल या बराबर लाने की कोशिश करोगे। तो जो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन होता है उस रेस्पिरेटरी रेगुलेशन का सीधा फंडा है, अगर किसी ह्यूमन बॉडी की ब्लड की पीएच बढ़ती है, ह्यूमन बॉडी की ब्लड की पीएच बढ़ती है, तो जब अपन एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे, पहले भी बताया था मैंने कि जब एसिडिटी बढ़ती है, वापस याद कर लो, जब एसिडिटी बढ़ती है तो उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो ही एसिडिटी बढ़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, एसिडिटी बढ़ी, तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में ह्यूमन बॉडी में जो है वो रेस्पिरेशन रेट है और जो डेप्थ है, रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ उस कंडीशन में बढ़ जाएगी। जब ह्यूमन बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एसिडिटी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एसिडिटी करता है। कैसे करता है अपन बाद में ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे एसिड बेस इम्बैलेंस में। अभी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी ह्यूमन बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो वो एसिडिटी करेगा, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के एसिडिटी करेगा तो उस कंडीशन में फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा वो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन करेगा, और रेस्पिरेटरी रेगुलेशन करके रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को बढ़ा देगा। और जब रेट और डेप्थ बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट, अगर रेट और डेप्थ बढ़ी तो उस कंडीशन में आप सांस ले कम रहे हो और बाहर ज़्यादा निकाल रहे हो, और बाहर ज़्यादा निकाल रहे हो तो उस कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल रहे हो। और अगर कंडीशन ऐसी हो कि आपकी ह्यूमन बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई हो, और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, एसिडिटी का अपोजिट होता है एल्कलाइनिटी। क्या होता है, एल्कलाइनिटी होता है या बेसिक हो जाता है। उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ
कम हो जाती है। क्या हो जाती है? रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ कम हो जाती है। और रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ कम हो जाती है तो वो हेल्प करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम बाहर निकले, यानी अंदर रहे। ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? कम हो गया तो एल्कलाइनिटी हुई, ज़्यादा हुआ तो एसिडिटी हुई। अगर कम हो गया ह्यूमन बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो आराम से सांस लो, ले रहे हो आप, उसको अंदर रख रहे हो आराम से। कार्बन डाइऑक्साइड को आप अंदर रख रहे हो, बाहर नहीं निकाल रहे हो। तो बाहर नहीं निकाल रहे हो तो हेल्प किस में करता है? वो करता है एल्कलाइन नेचर लाने में। तो जो रेट और डेप्थ बढ़ती है उसको एक टर्म नाम दिया जाता है। वो टर्म क्या नाम दिया जाता है? हाइपर वेंटिलेशन। और रेट और डेप्थ कम होती है तो उसको एक टर्म से नाम दिया जाता है हाइपोवेंटिलेशन। बाकी ब्रॉड वे में और डिस्कस करेंगे कि टेकिपनिया क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है, हाइपर एपनिया क्या होता है। ये माइन्यूट डिफरेंस है, इसमें एग्जाम कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टर्म्स अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी आपको याद रखना है, इसको रेट और डेप्थ बढ़ रही है तो हाइपर वेंटिलेशन, रेट और डेप्थ कम हो रही है तो हाइपर वेंटिलेशन। ये हो गया रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। नेक्स्ट है रीनल रेगुलेशन। रीनल रेगुलेशन में अगर सीधा फंडा है रीनल रेगुलेशन का कि अगर किसी ह्यूमन बॉडी में एसिडिटी बढ़ रही है यानी H+ आयन बढ़ रहा है तो किडनी के थ्रू H+ आयन को आउट यानी बाहर कर दो। और अगर किसी पर्सन में OH नेगेटिव आयन बढ़ रहे हैं यानी एल्कालिनिटी बढ़ रही है तो OH नेगेटिव आयन को बाहर कर दो। और बाहर करके वो केमिकल जो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन में हेल्प करके ब्लड का pH मेंटेन करने में सहायता प्रदान करते हैं। जो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन है, जैसे केमिकल रेगुलेशन विद इन सेकेंड में रेस्पॉन्स कर रहा था, वैसे रेस्पिरेटरी रेगुलेशन विद इन मिनट में रेस्पॉन्स करता है। लेकिन जो रीनल रेगुलेशन है उसको रेस्पॉन्स करने में बहुत टाइम लगता है, यानी कभी बहुत घंटे लग जाएंगे तो बहुत घंटों के साथ साथ कभी 4-5 दिन या बहुत सारे दिन भी लग सकते हैं। तो ये रेस्पॉन्स लॉन्ग टर्म के लिए काम में आते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जो हेल्प करता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। वादा किया था अपन ने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि वो रेस्पिरेटरी जो रेगुलेशन है ब्लड के pH को या ह्यूमन बॉडी के pH को मेंटेन करने में, वो होती है 3। फर्स्ट वन केमिकल रेगुलेशन, सेकंड फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन और थर्ड क्या था? भूल गए या याद है? थर्ड था पोटेशियम एक्सचेंज। क्या था? पोटेशियम एक्सचेंज। पोटेशियम एक्सचेंज भी बहुत हेल्प करता है और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पोटेशियम एक्सचेंज, पोटेशियम एक्सचेंज होकर भी बहुत हेल्प करता है ह्यूमन बॉडी के ब्लड को मेंटेन करने में। जो पोटेशियम एक्सचेंज है उसमें कैसे क्या होता है वो देखते हैं। पोटेशियम एक्सचेंज देखते हैं ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि माना कि ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? सेल के अंदर 2 चीज़ आपको याद रखनी है। वो ये है कि ह्यूमन बॉडी में जो सेल है, सेल के अंदर हाईएस्ट क्वांटिटी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है पोटेशियम। और जो सेल के बाहर है यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसमें जो हाईएस्ट अमाउंट में जो कंटेंट होता है वो होता है सोडियम। और जो ब्लड का जो पोटेशियम का अमाउंट है वो ब्लड का होता है 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। और सोडियम वाला का अमाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। तो जो सेल है, सेल के अंदर हमेशा हाईएस्ट अमाउंट में होता है पोटेशियम। बॉडी फ्लूइड अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे तब वापस से बताऊंगा। अभी आप याद कर लो कि सेल है, सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसमें हाईएस्ट अमाउंट में होता है पोटेशियम। तो अगर किसी कंडीशन में एसिडिटी बढ़ी, अगर किसी कंडीशन में एसिडिटी बढ़ती है तो एसिडिटी बढ़ते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि H+ आयन बढ़ गया। और जब भी H+ आयन बढ़ता है तो जो सेल है वो सेल एक काम करती है कि जो H+ आयन बढ़ा है इसी कारण एसिडिटी बढ़ी है तो इस H+ आयन को अंदर ले लेती है और जो पोटेशियम आयन है सेम एज इट इज उस पोटेशियम आयन को बाहर निकाल देती है। और जब H+ आयन अंदर चला गया और पोटेशियम आयन बाहर आ गया, अगर H+ आयन अंदर चला गया तो एसिडिटी कम हो गई, लेकिन पोटेशियम आयन अगर बाहर आ गया तो पोटेशियम आयन बाहर बढ़ जाएगा यानी ब्लड में बढ़ जाएगा। तो अगर कभी आप इसको फंडे को याद करो, अगर एसिडिटी बढ़ी तो H+ आयन बढ़ेगा, अगर H+ आयन बढ़ा तो H+ आयन सेल के अंदर जाएगा। और सेल के अंदर अगर H+ आयन जाएगा तो एज इट इज अंदर से भी कुछ बाहर आएगा और अंदर से बाहर क्या आएगा? पोटेशियम आएगा। और सेल के बाहर अगर पोटेशियम आया तो सेल के बाहर ब्लड में आ जाएगा। और जब ब्लड में पोटेशियम आएगा तो उसको बोलेंगे अपन, पोटेशियम के लिए कैलेमिया वर्ड यूज किया जाता है तो यहाँ पर बोलेंगे हाइपर
कैलेमिया। जब भी मैं आपके दिमाग में बताऊंगा कि एसिडिटी बढ़ रही है यानी एसिडोसिस हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि उस कंडीशन में ब्लड में है वो पोटेशियम का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया। ब्रॉड वे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस मामले में कि आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि अगर किसी पर्सन का पोटेशियम 3.2 है तो उस पर्सन में कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस है, एसिडोसिस है या एल्कोलोसिस है। तो उस कंडीशन में आपको दिमाग में क्या लगाना है, 3.2 है यानी कम है, 3.2 है यानी कम है, 3.2 यानी कम है। तो उस कंडीशन में आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि कम है मतलब 3.2 है, कम है मतलब पोटेशियम बाहर कम है तो अंदर ज़्यादा होगा, तो उसको अंदर जाने की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। सेम एज इट इज उल्टा हो रहा है एसिडिटी से। एसिडिटी में H+ आयन ज़्यादा है तो उसको अंदर गया और पोटेशियम आयन बाहर आया। अब बात करते हैं 3.2 है तो 3.2 कैसे हो सकता है। अगर किसी कंडीशन में एसिडिटी से जस्ट उल्टा हुआ यानी क्या हुआ, एल्कलाइनिटी हुआ। क्या हुआ, एसिडिटी से जस्ट उल्टा एल्कलाइनिटी हुआ। क्या हुआ, एल्कलाइनिटी हुआ या बेस बढ़ा, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, H+ आयन कम होंगे, H+ आयन कम होंगे। अब H+ आयन कम है तो वो H+ आयन अंदर नहीं जाएंगे। उस कंडीशन में जो H+ आयन है वो तो अंदर से बाहर आएंगे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो पोटेशियम है वो अगर H+ कुछ बाहर आया है तो कुछ अंदर भी जाना पड़ेगा और अंदर जाएगा पोटेशियम, तो पोटेशियम बाहर क्या हो जाएगा, पोटेशियम बाहर कम हो जाएगा। और पोटेशियम बाहर कम हुआ तो मतलब ब्लड का पीएच कम हो गया। अगर ब्लड का पोटेशियम लेवल कम हो गया, ब्लड का पोटेशियम लेवल कब कम हो रहा है, एल्कलाइनिटी में। तो हमेशा एल्कलोसिस में हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा और एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। तो आज अपन ने डिस्कस कर लिया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड बेस को मॉनिटर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, उसको इन्वेंट किसने किया था। फर्दर उसके बाद डिस्कस किया था एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में एसिड बेस बैलेंस कैसे होता है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, कैसे ह्यूमन बॉडी का एसिड बेस बैलेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपनी क्लासेस ऐसे ही बहुत अच्छे से रेगुलर चल रही है। अपन ने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, सेल के पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे के लोग के कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने इतना सिंपल सा टॉपिक कैसे लेके आ गए, कुछ अच्छा सिस्टम चालू करते हैं। MSN में बहुत सारे के सिस्टम है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि बेसिक से स्टार्ट करना अपना फंडा था, सेल से स्टार्ट करेंगे। जब सेल और टिश्यू हो जाएंगे तो बहुत अच्छा सिस्टम अपन स्टार्ट करेंगे। और नर्सिंग फाउंडेशन में तो आपकी शिकायत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग फाउंडेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी अपन ने स्पेशल टॉपिक भी डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको ये चैनल या ये चीज़ें पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स से भी ये शेयर करें जिससे उनका भी फ़ायदा हो। मैं हूँ गोविंद दिया, आप देख रहे थे नर्सिंग नॉलेज चैनल। धन्यवाद। इस कोविड के दौर में घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।